बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम जनरल फार्मा कर रहे थे, उसमें फार्माकोकाइनेटिक रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म में हमारा जो है वो कुछ रह गए थे, तो उसको कंप्लीट करते हैं आज। CYP इंड्यूसर्स में ये था कि CYP जो है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। इंड्यूसर्स के अंदर ये होता है कि ड्रग की क्लियरेंस को जो बढ़ा देंगे उसको कहेंगे हम। ये CYP इंड्यूसर में कैसे जो है वो इंक्रीज़ करा देंगे। CYP450 एंजाइम प्रेजेंट होगा लीवर के अंदर, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगी। जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी तो जो है वो ड्रग की क्लियरेंस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिफेम्पिन है, फिनोबार्बिटॉल है, कार्बामेज़ेपिन्स है, ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा के अंदर ड्रग कम होना शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो क्लियरेंस उसकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा HIV की रेप्लिकेशन को जो है वो कम करेंगे, क्लियरेंस को ज़्यादा करेंगे। CYP इनहिबिटर जो है, CYP इनहिबिटर जो है वो ये कम करते हैं क्लियरेंस को और प्लाज्मा कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं। ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है उसको कम करेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को कम करेंगे, क्लियरेंस को कम करेंगे। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो उसको ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे और इनहिबिट करेंगे रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल जैसे कि कीटोकोनाजोल है, वारफरीन है और अमिप्राजोल है। ये इनके अंदर जो है इनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ा देंगे और इसकी क्लियरेंस को कम कर देंगे। फेज़ 1 रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व नहीं होते P450 के अंदर, वो कौन कौन सी हैं उसमें? ऑक्सीडेशन, वो अमाइन ऑक्सीडेशन होगी, अल्कोहल डिहाइड्रेशन होगी, एस्ट्रेसिस वगैरह होंगे और हाइड्रोलिसिस होगी। दैन फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर कॉन्जुगेशन होती है, ग्लूक्रोनाइडेशन रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेशन होती है। जो फेज़ 1 होती है वो तो उसकी क्लियरेंस हम पोलर में चेंज होते हैं, मतलब, और नॉन पोलर वाले उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, जो पोलर वाले होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है थ्रू द किडनी। उसके बाद जो ग्लूक्रोनाइडेशन है उसमें ग्लूक्रोनिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा और अमाइनो एसिड होगा। वाटर सॉल्युबल होंगे ये, और थेरेपेटिकली इनएक्टिव होंगे। उसके बाद जो ड्रग क्लियरेंस होती है वो किडनी के थ्रू होती है, मतलब पोलर ड्रग्स होती है वो एलिमिनेट होती है थ्रू दी किडनी। जो रेनल डिसफंक्शन का पेशेंट होगा उसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन ड्रग की अच्छे तरीके से नहीं हो सकती और ड्रग के अकम्युलेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। रेनल एलिमिनेशन जो है वो ड्रग की कैसे होगी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ये होता है कि नॉर्मल GFR जो होती है वो 120 ml/मिनट होती है। रेनल डिजीज़ में GFR कम होना शुरू हो जाती है। और सिक्रीशन होती है दो। सिक्रीशन के लिए हमारे पास जो है वो दो एनर्जी, जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर जो सिक्रीशन इसमें ये है कि सेक्रेटरी सिक्रीशन जो होती है वो दो एनर्जी रिक्वायरिंग सिस्टम होते हैं। एनाइन जो होती हैं डीप्रोनेटेड होते हैं और ये वीक एसिड होते हैं। कटाइन वीक बेस होते हैं, प्रोटोनेटेड होते हैं। नियोनेट्स के अंदर जो है वो इनकम्प्लीटली डेवलप हुआ होता है सेक्रेटरी सिस्टम, इस वजह से इनकम्प्लीटली डेवलप होता है ट्यूबुलर सेक्रेटरी सिस्टम मैकेनिज्म जो होता है। ड्रग रिटेन होना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर। उसके बाद डिस्टल ट्यूबुलर सेक्रेशन है, pH यूरिन की इंक्रीज़ हो गई तो ड्रग आयनाइज होगी, एलिमिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, बैक डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। वीक एसिड जो होगा उसकी एलिमिनेशन होगी बाय अल्कलाइजेशन होगी। पहले उसकी एलिमिनेशन होगी बाय अल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन। वीक बेस जो होगा वो एलिमिनेशन होगी उसकी बाय एसिडिफिकेशन, और इस तरह से अल्कलाइजेशन और एसिडिफिकेशन होगी आयन ट्रैपिंग इसको कहेंगे। फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटॉल है जो कि वीक एसिड है, और अगर फिनोबार्बिटॉल को ओवरडोज कर लो तो वो बायोकार्बोनेट देगा जो कि यूरिन को अल्कलाइनाइज करेगा। उसके बाद जो है वो किडनी के अलावा और कौन कौन से रूट होते हैं जिससे ड्रग जो होती है वो एलिमिनेट होती है? हेपेटिक है, रेनल है, पल्मोनरी है और कुछ दूसरे रूट्स है। उसके बाद जो है वो क्लिनिकल सिचुएशन कौन सी होती है जिसमें जो है वो ड्रग की हाफ लाइफ चेंज हो जाती है? अगर कोई पेशेंट है उसको कोई डिजीज़ है तो उस केस में हाफ लाइफ इंक्रीज़ करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म जो है कम होगा। और फॉर एग्जांपल रेनल डिजीज़ के केस में, सिरोसिस के केस में, शॉक के, हार्ट फेलियर के केस में हाफ लाइफ इंक्रीज़ करेगी और हाफ लाइफ कम होगी जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है वो ऑप्टिमाइजेशन डोज रेजिमेंट क्या है? स्टेडी स्टेट किसको कहते हैं? जब ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग की एलिमिनेशन दोनों इक्वल हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ड्रग जो होती है ड्रग की एंट्री जो होती है वो कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ड्रग की एंट्री जो होती है वो मतलब इक्वेट करती है कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, उसके अंदर होती है कांस्टेंट एलिमिनेशन होती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ। जितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी, अगर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो फिर हमारी एलिमिनेशन ज़्यादा होगी, अगर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एलिमिनेशन कम होगी। ये एलिमिनेशन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ जो है वो करता है। स्टेडी स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ वो ये भी रिलेटेड होगी। प्लाज्मा के अंदर जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही स्टेडी स्टेट होगी, क्योंकि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन के साथ वेरी करता है। स्टेडी स्टेट जो होती है वो इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और क्लियरेंस के इन्वर्स रिलेशन होती है।
क्लियरेंस बढ़ेगी तो स्टडी स्टेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फैक्टर जो कि डिक्रीज़ करते हैं क्लियरेंस को और स्टडी स्टेट को इंक्रीज़ करते हैं, आप द इन्फ्यूज ड्रग वो कौन कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो क्लियरेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन डोज में दो चीज़ें हैं, एक मेंटेनेंस डोज है, दूसरी लोडिंग डोज है। मेंटेनेंस डोज वो ड्रग की डोज होती है जो हमें रिक्वायर होती है, डोज रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन द प्लाज्मा लेवल, या फिर हमने जब ड्रग आर जनरली एडमिनिस्ट्रेड टू मेंटेन द स्टडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो ड्रग की डिज़ायर्ड अमाउंट हम एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। और इसमें 4 to 5 हाफ लाइफ लिव्स फॉर द ड्रग टू अचीव स्टडी स्टेट। 4 to 5 हाफ लाइफ होती हैं स्टडी स्टेट को अचीव करने के लिए रिक्वायर होती है। डोजिंग डेट इसमें टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को क्लियरेंस के साथ मल्टीप्लाई करके बायो अवेलेबिलिटी पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद लोडिंग डोज है। लोडिंग डोज ड्रग की वो डोज होती है जो एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग डिज़ायर्ड प्लाज्मा लेवल को अचीव करने के लिए। इसमें स्टडी स्टेट डिज़ायर्ड थी, इसमें डिज़ायर्ड प्लाज्मा लेवल को अचीव करने के लिए जो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे उसको कहेंगे इट्स लोडिंग डोज। लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिज़ायर्ड स्टेट आ जाएगी, उसमें से हमने कर लेना है प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेट को माइनस ओवर बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद डोज एडजस्टमेंट है। डोज एडजस्टमेंट जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें वेरिएबल होगी सारे पेशेंट्स के अंदर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लीनेस है इसके अंदर। और फैक्टर जो थेरापेटिक रेंज को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ड्रग की कंसंट्रेशन है, डोज है, फ्रिक्वेंसी है, ये डिटर्मिन डोज, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर आपने जो है वो उसकी ये फाइंड करनी है डोज़ को, ड्रग की डोज़ को फाइंड करना, तो उसके लिए ये होता है कि जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है डिज़ायर्ड डोज़ है, उसको आपने जो डोज़ आपके ऑन हैंड होगी उसको आपने उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह से आपको डिज़ायर्ड डोज को जो है वो उसकी डोज़ जो रिक्वायर होगी जो डॉक्टर ने कहा होगा उसको आप निकाल सकते हो। तो ये था, थैंक यू वेरी मच।